दिल्ली की बड़ी चुनौती और नई उम्मीदें। जी हां, अब दिल्ली की 50 साल से पुरानी कॉलोनियों का रिकंस्ट्रक्शन होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज हम एक बेहद ही अहम मुद्दे और संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बात करेंगे जो दिल्ली की लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हां, दिल्ली की वो कॉलोनियां जिन्हें हम डीडीए कॉलोनियां कहते हैं, जो 50 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, अब अपनी उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच चुकी है जहां उसकी सेफ्टी और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, आज हम इस पे डिटेल में आपको बताएंगे कि असली मामला क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में आपसे जुड़े मुद्दे इस तरह से मैं उठाता रहूं और आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड सारे मुद्दों के बारे में एक्सपर्ट एडवाइस मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है मामला। जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना के लीडरशिप में एक गवर्नमेंट इंडस्ट्री टास्क फोर्स बनी। उसने हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसमें सुझाव दिया गया कि दिल्ली में 50 साल से अधिक पुरानी डीडीए की कॉलोनीज का रिकंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए ताकि उनकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंश्योर हो सके, क्योंकि उनकी हालत अब बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। क्या आप भी ऐसी कॉलोनीज में हैं जो उनकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी है और वो डीडीए की कॉलोनी है? तो आप ये समझ लीजिए, जिनकी उम्र 50 साल से अधिक हो गई है उनकी अब रिकंस्ट्रक्शन की बारी आने वाली है। दिल्ली में कम से कम 30 ऐसी कॉलोनियां हैं जो 1960 से और 1970 के दशक के बीच में बनी थी, जैसे कि सफदरजंग, मसीद मोड, साकेत, ईस्ट ऑफ कैलाश या फिर फ्रेंड्स कॉलोनी, या साथ में मुनिरका, कालकाजी, मदनगीर, पीतमपुरा, राजौरी गार्डन, शालीमार बाग, नजफगढ़ रोड, जनकपुरी और ऐसी कई सारी कॉलोनीज। अगर मैं कोई नाम भूल गया हूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं। ये कॉलोनियां आज ना केवल पुरानी हो चुकी है बल्कि कई जगहों के ऊपर तो इनकी बिल्डिंग बहुत ही कमजोर पड़ चुकी है, जिनमें भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि भूकंप जो पुरानी बिल्डिंग है वो स्ट्रक्चर उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची और वो उसको बेयर नहीं कर पाएगी। तो टास्क फोर्स ने जो रिपोर्ट दी उसमें क्या क्या सजेशन दिए आपको मैं एक एक करके विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले लीगल ऑब्लिगेशन। टास्क फोर्स ने दिल्ली सरकार और डीडीए को इंस्ट्रक्शन दिया है कि वे एक ऐसा कानून बनाए जो इन पुरानी कॉलोनियों को रिकंस्ट्रक्शन को मैंडेटरी कर दे, क्योंकि कई जगहों के ऊपर जब तक मैंडेटरी नहीं होगा, आपको समझते हैं, जब तक आप सड़क पे चलेंगे और चालान का डर नहीं होगा तो आप सेफ्टी नहीं करेंगे। तो इसीलिए ऐसा कानून बनाना जरूरी है जहां रिकंस्ट्रक्शन मैंडेटरी हो जाए और साथ में इंसेंटिव का प्रोविजन भी रखा जाए। रिकंस्ट्रक्शन करने वाली एंटिटी या डेवलपर या एंटिटी कोई भी हो सकती है को एडिशनल FAR, फ्लोर एरिया रेशियो और तेजी से अप्रूवल जैसी फैसिलिटी दी जाए। मतलब ये नहीं कि वो अप्रूवल में ही 2 साल लग गए, तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा ना हो और सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप की चीजें हो जिससे कि इकोनॉमिक रूप से वो प्रोजेक्ट फिजिबल बन सके। सिंगल विंडो क्लियरेंस मैंने इसीलिए बोला क्योंकि इससे सभी बड़े प्रोजेक्ट टाइम बाउंड मैनर में अप्रूवल और स्टैंडर्डाइज डेवलपमेंट कंट्रोल रूल यहाँ लागू हो पाए। ये सजेशन का पार्ट है, मैंने उसी से आपको बताया है जो सजेशन दिया है। अब अगला सजेशन है स्लम रीडेवलपमेंट को लेके। जी हाँ, स्लम रीडेवलपमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत उसे इंकरेज किया जाए, जिससे कमर्शियल एक्टिविटी को शामिल कर इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल फॉर्म से मजबूत बनाया जाए। अगर कमर्शियल कंपोनेंट उसके अंदर मिलता है तो चूंकि उसकी सेल वैल्यू अच्छी होती है तो हर कोई डेवलपर या कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी उसमें इन्वेस्ट करते हुए संकोच नहीं करेगी, क्योंकि जो भी आ रहा है कहीं ना कहीं उसका भी अपना मोटिव होगा कि मैं अगर ये कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। तो ऐसे में बिल्डिंग भी नई बन जाएगी, अगर कमर्शियल कंपोनेंट आ भी गया तो उनका भी कुछ फायदा होगा।
अब सर्कल रेट में कमी, जी हाँ, सरकार के सर्कल रेट को कम करने का सुझाव भी इसमें दिया गया है, क्योंकि ये गुरुग्राम, नोएडा और अगर मुंबई की बात करें तो इनकी तुलना में ये कहीं हद तक अधिक है, जिससे रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन इफेक्ट होते हैं। अब इन दिल्ली की कॉलोनियों की हालत इतनी चिंताजनक क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में लगभग 32 लाख बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से बड़ी संख्या बगैर प्रॉपर बिल्डिंग रेगुलेशंस के बनी है। दिल्ली अर्थक्वेक जोन 4 में आता है, यानी यहाँ अर्थक्वेक का खतरा बहुत अधिक है। लेकिन अभी तक कई कॉलोनी में स्ट्रक्चरल सेफ्टी या फिर ऑडिट और सुधार कहीं हद तक नजर नहीं आते। 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार इंस्ट्रक्शन दिए कि पुराने जो बिल्डिंग हो चुकी है या रिस्क वाली बिल्डिंग जो है उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना कंपल्सरी है। लेकिन आज भी केवल सच्चाई यह है कि 15% ही बिल्डिंग ऐसी है जिनका सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, बाकी अभी भी 85 अदर में अटकी हुई है। मतलब कई कॉलोनियों में पार्किंग, वाटर सप्लाई या फिर ड्रेनेज जैसी बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो भी काफ़ी पुरानी हो गई हैं और इनसफिशिएंट है। अब इन रिकंस्ट्रक्शन के फायदे क्या क्या होंगे ये आपको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बताने की। सबसे पहले सेफ्टी, मतलब सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों की जो जान है वो ज़रूर सुरक्षित रह पाएगी, क्योंकि उस पुरानी बिल्डिंग में जो ऑलरेडी ठट्टर हो चुकी है वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। और कमज़ोर बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन उन्हें अर्थक्वेक या फिर बारिश जैसे कई अन्य नेचुरल डिजास्टर से बचा पाएगा, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बारिश में भी बिल्डिंग ढह जाती है, तो पुरानी बिल्डिंग उतना लोड नहीं ले पाती, तो अर्थक्वेक या बारिश जैसी सिचुएशन में वो मकान टूट जाता है, बिल्डिंग टूट जाती है और लाखों लोगों की जान के ऊपर बन जाती है। तो यहाँ तो मेरे को इससे सेफ्टी नज़र आती है। फिर मॉडर्न फैसिलिटीज़, जी हाँ, नए प्रोजेक्ट में पार्किंग, वाटर सप्लाई, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज और सीवर लाइन जैसी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है उसे डाला जा सकेगा। एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली हो सकती है। टास्क फोर्स ने ग्रीन बिल्डिंग पॉलिसी को भी इनकरेज किया है, जिससे दिल्ली में सतत और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट हो पाएगा। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि इको फ्रेंडली डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एकोमोडेशन की बात करें तो इसकी कमी भी कहीं हद तक दूर होगी। दिल्ली में कम इनकम वाले लोगों के लिए एकोमोडेशन की बहुत कमी है। रिकंस्ट्रक्शन के दौरान नए फ्लैट्स और कमर्शियल डेवलपमेंट से ये समस्या कम हो सकती है। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग मैंडेटरी कर दे तो कम से कम आय वर्ग के लोगों के लिए भी घर कम कीमत पे मिल पाएगा। तो अब क्या ये प्लानिंग पूरी तरह सफल हो पाएगी? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये प्लानिंग ज़मीन पे कब उतरेगी तब सही ढंग से समझ में आएगा। इसमें कुछ चैलेंजेस भी मैं देख रहा हूँ। रिहैबिलिटेशन के दौरान करंट जो रहने वाले लोग हैं उनको अल्टरनेटिव एकोमोडेशन अवेलेबल कराना होगा। स्टैम्प ड्यूटी में छूट देनी होगी। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और डीडी एक्ट में बदलाव लाकर लीगल रिफॉर्म यहाँ लाने होंगे, जो कि बहुत मैंडेटरी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के लिए एडिशनल फ्लैट्स या एफएआर के थ्रू एडिशनल फ्लैट्स या कमर्शियल कंपोनेंट या कमर्शियल स्पेस कह लो आप आसान भाषा में, इनका कंस्ट्रक्शन जो अगर छूट मिलती है तो ये कंपलसरी हो जाएगा। लोगों को फैसिलिटीज भी मिलेगी और कोई भी एंटिटी यहाँ पे काम करने में इंटरेस्टेड भी होगी। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी को भी ध्यान में रखना होगा, खासकर मेट्रो के आसपास के एरिया में। टीओडी मतलब एडिशनल एफएआर, वर्क टू होम कल्चर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर से पैदल अपने ऑफिस पहुंच सकें, उनको ऑफिस स्पेस भी पास हो और रहने की जगह भी पास हो और एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें भी पास हो, जिससे कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ हो पाए या अपनी गाड़ियाँ कम से कम यूज़ हो पाएँ। इसी के लिए टीओडी दिया जाता है, तो वहाँ टीओडी भी दिया जाना चाहिए। और यहाँ मेरा ओपिनियन है कि रिकंस्ट्रक्शन वैसे वाकई में एक वेलकम स्टेप है, लेकिन इसके लिए पूरा इकोसिस्टम चाहिए। केवल बिल्डिंग्स बनाना ही काफ़ी नहीं है, साथ में बेसिक फैसिलिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी बहुत ज़रूरी हैं। दिल्ली के रियल एस्टेट पे इसका क्या असर पड़ेगा? सर्कल रेट की कमी से रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। पुरानी कॉलोनियों के रिकंस्ट्रक्शन से वो जो प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं मिल रही थी उनमें अब सुधार आ सकता है।
क्योंकि ऐसे एरिया में जहाँ रिटर्न नहीं मिल रहा वहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। तो जब वहाँ पे रीडेवलपमेंट होगा, नई बिल्डिंग बनेगी, तो लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक बड़ा कारोबार भी होगा, लोगों को प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी ज़्यादा मिलेगी और स्लम रीडेवलपमेंट से अर्बन पुअर के लिए बेटर एकोमोडेशन अवेलेबल हो पाएगा। यहाँ ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल रूप से दिल्ली को अर्बन लैंडस्केप बहुत मॉडर्न और सेफ है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। साथ में सेंसिटिव एस्पेक्ट्स भी कुछ हैं। जी हाँ दोस्तों, सोचिए अगर 50 साल से पुरानी कॉलोनी जिनमें लोग रहते हैं, जिनकी दीवारें कमज़ोर हो चुकी हैं या जिनमें भूकंप का खतरा बहुत ज़्यादा है या मंडरा रहा है और जिनमें बेसिक फैसिलिटीज़ की भी कमी है, क्या ये ठीक है कि इतने लंबे समय तक इन मुद्दों को हम टालते रहें? आपके जवाब क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ में क्या दिल्ली की राजधानी की शान को ऐसे ही हम गिरने दें? क्या यहाँ रिकंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द नहीं किया जाना चाहिए? क्यों हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं? क्यों अब तक 15% बिल्डिंग का ही स्ट्रक्चरल ऑडिट हो पाया है? सेफ्टी में अभी भी 85% बिल्डिंग क्यों ओके नहीं हो पाई है? ये रिपोर्ट एक अलर्ट है, एक कॉल है कि अब और इंतजार नहीं चलेगा। अगर इन कॉलोनी का रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया गया तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। आपके लिए क्या मायने रखता है ये भी आपको बताता हूँ। अगर आप डीडी कॉलोनी में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकंस्ट्रक्शन से आपकी सेफ्टी बढ़ेगी, लेकिन आपको भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े अपडेट्स पे नजर रखनी पड़ेगी, जो इस चैनल पे भी हम अक्सर आपको देते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये मौका हो सकता है, लेकिन साथ ही सावधानी भी ज़रूरी है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको वो समझ के ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, दिल्ली को एक बार फिर से नई जान देने का वक्त आ गया है। पुरानी कॉलोनियों का रिकंस्ट्रक्शन न केवल सेफ्टी की दृष्टि से ज़रूरी है, बल्कि ये दिल्ली के लिए एक मॉडर्न, सेफ और टिकाऊ शहर बनाने की अपॉर्चुनिटी भी मुझे नजर आती है। सरकार की ये रिपोर्ट ज़रूर एक डायरेक्शन देती है, लेकिन असली काम ज़मीन पर होना अभी बाकी है। हम सबको मिलकर इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट, स्मूथ और जनता के फेवर में बनाना होगा। जी हाँ, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि हर इंसान जो डीडीए के बिल्डिंग में रह रहा है उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस प्लानिंग के बारे में क्या सोचते हैं। प्रॉपर्टी मिशा शो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे दिल्ली और एनसीआर की रियल एस्टेट की सबसे ताज़ा खबरें, और सिर्फ खबर नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो कदम जो आपको उठाना चाहिए उससे भी आपको रूबरू कराना। धन्यवाद। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार और जय हिंद।